जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। आप सभी जानते हैं कि सुपर टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो सीरीज चल रही है उसमें हम गणित और पर्यावरण दो विषयों को लेकर इस समय बात कर रहे थे। यह वीडियो पर्यावरण से संबंधित है और आप सभी जान चुके थे कि पर्यावरण सामाजिक अध्ययन के साथ दिया हुआ है, यानी सिलेबस में सुपर टेट के सिलेबस में जो पर्यावरण दिया हुआ है वो सामाजिक अध्ययन के साथ दिया हुआ है। और हमने पिछले वीडियो में उस सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है विस्तृत रूप से कि दो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव। लेकिन हमें कई सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं क्योंकि प्रश्न बनने की संभावना कई टॉपिक से होती है और उन टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी तक आपने हमारा वह वीडियो ना देखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आप ईवीएस यानी पर्यावरण की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि सुपर टेट का पर्यावरण का सिलेबस क्या क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें केवल मात्र दो टॉपिक हैं, लेकिन प्रश्न उन दो टॉपिकों के अलावा भी पूछा गया है। 68,500 और 69,000 की जो दो भर्ती हुई हैं उसमें प्रश्न अदर जो टॉपिक हैं उनसे भी लिए गए हैं, तो इसलिए हमें सभी टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य है। उनको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसमें हम पहले टॉपिक पर्यावरण के काल के बारे में पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। वह वीडियो आप जरूर देखें। साथ साथ इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की अवधारणाओं की। पहले तो आप समझिए कि सुपर टेट का जो 150 का पेपर होता है उसमें सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण 10 अंक का आता है। सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण के सभी प्रश्न मिलाकर 10 प्रश्न आएंगे और 10 में 10 अंक, एक प्रश्न 1 अंक का, यानी सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण दोनों से मिलाकर 10 अंक रहेंगे। अब इस सामाजिक अध्ययन में हमने आपको बता दिया था कि हिस्ट्री भी रहेगी, भूगोल भी आएगी आपकी, संविधान भी आएगा आपका और अर्थशास्त्र भी आएगी आपकी, यानी चारों सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन की रहेंगी। साथ ही साथ ईवीएस यानी पर्यावरण भी आपकी रहेगी, यानी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तब जाकर आपको 10 अंक मिलेंगे। लेकिन खास बात ये है कि यहाँ पर हमें इतिहास के और भूगोल के टॉपिक दिए हुए हैं कि हमें किन टॉपिक को पढ़ना है। अर्थशास्त्र के भी टॉपिक दिए हैं, लेकिन संविधान के टॉपिक नहीं दिए हैं। हमारा भारतीय संविधान यानी लिखा हुआ है भारतीय संविधान, तो इस प्रकार हमें संविधान पूरी तरह से पढ़ना होगा। 2 या 3 प्रश्न संविधान के बनने की संभावना, 10 में से 2 या 3 प्रश्न संविधान के भी बनेंगे। साथ साथ इसी प्रकार पर्यावरण के 2 टॉपिक दिए हैं, लेकिन 2 या 3 प्रश्न पर्यावरण के भी बनने की संभावना बनी रहती है। तो हमने 6 टॉपिक दिए थे आपको, 6 टॉपिक हमने आपको बताए थे कि किन 6 टॉपिक को हमें पढ़ना है। पिछली वीडियो में हम उसे बता चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के काल, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। इसमें पर्यावरण की अवधारणाएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण की अवधारणाएं, और पर्यावरण की अवधारणाएं क्या होती हैं यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हेडिंग बनाइए पर्यावरण की अवधारणाएं। और जब हम पर्यावरण की अवधारणाओं की बात करते हैं तो पर्यावरण की अवधारणाओं को समझना बहुत जरूरी है। देखिए सिद्धांत होते हैं, जैसे ये अवधारणाएं क्या बताती हैं। अलग अलग अवधारणाएं अलग अलग प्रकार से अपनी बात रखती हैं। इस प्रकार से हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुल मिलाकर हमें 4 अवधारणाएं पढ़नी हैं और मुख्य रूप से 3 अवधारणाएं हमारी हैं और एक और अवधारणा हमें पढ़नी होगी जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे, उस अवधारणा को कहते हैं नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा क्या कहती है? इस अवधारणा का मानना है कि जो प्रकृति है, यहाँ पर हम 2 लोगों की बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने बताया था कि इस पृथ्वी पर मानव और पर्यावरण का संबंध है। अलग अलग काल में, अलग अलग समय में, जैसे समय बीता, मनुष्य का पर्यावरण के साथ अलग अलग प्रकार से संबंध रहा। ये बात हम कर चुके हैं। तो प्रकृति यानी पर्यावरण और मनुष्य, इन दोनों में हमें बात करनी है। तो नियतिवादी अवधारणा कहती है कि प्रकृति और मनुष्य में प्रकृति श्रेष्ठ है। प्रकृति
श्रेष्ठ है, यानी इस अवधारणा ने बताया कि प्रकृति कैसी है, श्रेष्ठ माना गया है। इस अवधारणा के द्वारा प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है, ये बात आप ध्यान रखना। और मनुष्य को गौण माना गया है, यानी मनुष्य को इस अवधारणा में गौण माना गया है। यानी श्रेष्ठ कौन है इस अवधारणा के अनुसार? प्रकृति, और गौण मनुष्य होगा। यानी नियतिवादी अवधारणा कहती है कि प्रकृति में को श्रेष्ठ माना गया है और मनुष्य को गौण माना गया है। यानी इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति श्रेष्ठ है और मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो आशा है कि इसको आप समझ में आया होगा। अच्छा, इस नियतिवादी अवधारणा का एक नाम है, उस नाम को पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। इसका एक नाम है पर्यावरणीय उपागम। पर्यावरणीय उपागम, तो इसका एक बेसिक नाम है नियतिवादी अवधारणा का पर्यावरणीय उपागम, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। इतनी चीजें आप श्रेष्ठ, प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य गौण है, इन दो बातों को याद रखिएगा। और इसका एक नाम पर्यावरणीय उपागम, इसको भी आप याद रखिएगा। दूसरी जो अवधारणा है उसको हम कहते हैं संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा, और संभववादी अवधारणा क्या कहती है कि मनुष्य श्रेष्ठ है। संभववादी अवधारणा कहती है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य होगा आपका श्रेष्ठ, और प्रकृति होगी आपकी गौण। प्रकृति को गौण माना गया है, यानी जस्ट नियतिवादी अवधारणा के विपरीत संभववादी अवधारणा है। और संभववादी अवधारणा में मनुष्य को श्रेष्ठ और प्रकृति को गौण बताया गया है। इस अवधारणा का मानना होता है कि मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है और करना चाहिए। वह प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य परिवर्तनशील होता है और मनुष्य प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है और प्रकृति गौण है। ये कौन सी अवधारणा? संभववादी अवधारणा कहती है। आज का समय इसी अवधारणा को लेकर चल रहा है। आज का ये दौर जो विज्ञानवाद का दौर चल रहा है, जो प्रयोगवाद का दौर चल रहा है, वो नए नए प्रयोग और विज्ञान के एक्सपेरिमेंट और सिद्धांतों के आधार पर प्रकृति को जो नुकसान और क्षति पहुंचा रहे हैं, वो मानव के लिए, मैंने बताया था कि प्रौद्योगिकी काल में एक विध्वंसकारी रूप में आपके सामने आगे आएगा। तो निसंभववादी अवधारणा का एक नाम है, दूसरा नाम जिसको आप कहेंगे विज्ञानवाद या प्रयोगवाद। क्यों? क्योंकि आज का समय इसी अवधारणा को लेकर चल रहा है, तो इसको हम प्रयोगवाद नाम दे सकते हैं कि इसका जो नाम है वो प्रयोगवाद, क्योंकि प्रयोगों के द्वारा, नए नए एक्सपेरिमेंट करने के द्वारा प्रकृति को ना जाने कितने तरीकों से क्षति पहुंचाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। प्रयोगवाद या इसका दूसरा नाम विज्ञानवाद भी आप इसको कह सकते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब हमको बताना है अगली। तो आगे जब हम इसको बताने वाले हैं तो पहले आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट बनाएं और नोट करें। नियतिवादी अवधारणा प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य गौण है, और इस नियतिवादी अवधारणा को पर्यावरणीय उपागम की संज्ञा दी गई है। और संभववादी अवधारणा में मनुष्य श्रेष्ठ है, प्रकृति गौण है, और इसे प्रयोगवाद या विज्ञानवाद की संज्ञा दी गई है। क्योंकि वर्तमान इस समय में मनुष्य श्रेष्ठ है और वह प्रकृति के प्रत्येक पहलू में परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि मनुष्य परिवर्तनशील है। इस अवधारणा का मानना भी यही है और इस समय यही हो भी रहा है। इसीलिए इसे प्रयोगवाद या विज्ञानवाद की श्रेणी या नाम दिया गया है। तो इतनी चीजों को आप नोट बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट बनाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी।
चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और अगली अवधारणा के बारे में। दो अवधारणाओं को हम डिस्कस कर चुके हैं कि पर्यावरण की नियतिवादी अवधारणा और संभववादी अवधारणा क्या बताती है। पर्यावरण की जो तीसरी अवधारणा है उसका नाम है नवनियतिवादी अवधारणा। और नवनियतिवादी अवधारणा कहती है, नवनियतिवादी अवधारणा का मानना है कि पहले हमने जो दो अवधारणाएं पढ़ी हैं उन दोनों ही अवधारणा को अस्वीकार करती है। ये अवधारणा नहीं मानती है कि मनुष्य गौण है कि प्रकृति गौण है कि कौन श्रेष्ठ है, इस बारे में ये अवधारणा नहीं मानती है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए मनुष्य को। इस अवधारणा का फिर मानना क्या है, जब ये दोनों ही अवधारणाओं को, संभववादी अवधारणा और नियतिवादी अवधारणा को अस्वीकार कर रही है, तो इसका कुछ ना कुछ मानना होगा। तो इसका मानना है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, कर ले मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन, लेकिन यदि प्रकृति में परिवर्तन करने से मनुष्य के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे आप प्रकृति में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप प्रकृति में परिवर्तन कर रहे होंगे, करते रहेंगे, तो उसका नकारात्मक प्रभाव स्वयं मानव पर आने लगेगा, मनुष्य पर आने लगेगा। तो ये अवधारणा कहती है कि उस समय मानव को रुक जाना है, उस समय मानव को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बंद कर देनी है जब प्रकृति मानव पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे। मतलब कहने का ये है कि आप मनुष्य को प्रकृति से करना चाहिए छेड़खानी, ठीक है, मनुष्य अपने विकास के लिए उससे छेड़खानी कर रहा है, करे, लेकिन अगर प्रकृति उस पर नकारात्मक प्रभाव कर दे तो मनुष्य को रुक जाना चाहिए, प्रकृति से छेड़खानी बंद कर देनी चाहिए। ना तो ये प्रकृति को श्रेष्ठ मानता है, ना ये मनुष्य को श्रेष्ठ मानता है, बल्कि ये दोनों को अस्वीकार करता है और कहता है कि इस अवधारणा के द्वारा प्रकृति में मनुष्य को परिवर्तन करना चाहिए, परंतु नकारात्मक रूप से जब भी मनुष्य के ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ने लगे तो उस छेड़खानी को जो मनुष्य कर रहा है प्रकृति के साथ, उसको बंद कर देना चाहिए और पर्यावरण और प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। वर्तमान समय में यही स्थिति है। हमें जरूरत है कि हम नवनियतिवादी अवधारणा को माने, क्योंकि इस समय नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। शुरुआत में नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में प्रकृति से इतनी ज़्यादा छेड़खानी हो चुकी है कि उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है और मनुष्य को चाहिए कि अब रुक जाए, अब पर्यावरण से छेड़खानी बंद कर दे, अन्यथा नकारात्मक रूप से विध्वंसकारी और विनाशक परिणाम इसके आपके सामने होंगे। चलिए, तो नवनियतिवादी अवधारणा को आज वर्तमान समय में अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस अवधारणा की आज जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस सिद्धांत को अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बेल आइकन को दबाने से होगा क्या, आपके पास वीडियो जो भी अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, जिसको आप देख सकते हैं। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसको समझ गए हैं आप, अपने तरीके से आप लिख भी सकते हैं कि दोनों ही अवधारणाओं को ये अस्वीकार करता है और इसका कहना है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ छेड़खानी यानी परिवर्तन करना चाहिए, किंतु यदि प्रकृति नकारात्मक रूप से प्रभावित करने लगे, मनुष्य पर दुष्प्रभाव डालने लगे, तो मनुष्य को प्रकृति से छेड़खानी बंद कर देना चाहिए और पर्यावरण प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। ठीक, अगली अवधारणा आपकी होगी पारिस्थितिकी अवधारणा। पारिस्थितिकी अवधारणा मुख्य रूप से आपकी तीन ही अवधारणा थी, नियतिवादी, नवनियतिवादी और संभववादी, तीन अवधारणाएं। पारिस्थितिकी अवधारणा एक अलग से हम अवधारणा आपको बता रहे हैं, प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है।
पारिस्थितिकी अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। ठीक है, ये कहती है कि प्रकृति श्रेष्ठ है। ये अवधारणा प्रकृति को मानती है श्रेष्ठ, किंतु मनुष्य को गौण नहीं मानती है। ये अवधारणा मनुष्य को गौण, प्रकृति श्रेष्ठ है इसका मानना है, लेकिन मनुष्य गौण नहीं है। ये अवधारणा कहती है कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति श्रेष्ठ है तो मनुष्य गौण है, बल्कि प्रकृति का ही अंग है, बल्कि मनुष्य प्रकृति का ही अंग है। यानी मनुष्य क्या है? मनुष्य गौण नहीं है, बल्कि प्रकृति का ही एक अंग है, ऐसा इस अवधारणा का मानना है। ऐसा इस पारिस्थितिकी अवधारणा की जो है थ्योरी है। यानी प्रकृति श्रेष्ठ है माना, लेकिन मनुष्य गौण नहीं है, बल्कि प्रकृति का ही एक अंग है, ऐसा इस अवधारणा का मानना है। और इस अवधारणा का कहना है कि प्रकृति स्वयं मनुष्य को परिवर्तन करने का अवसर प्रदान करती है, तभी मनुष्य उसमें परिवर्तन कर सकता है। इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति स्वयं ही मनुष्य को परिवर्तन करने का अवसर देती है, तभी मनुष्य उसमें परिवर्तन कर पाता है। और कभी कभी जब प्रकृति परिवर्तन करने का मौका ना दे और आप परिवर्तन करते रहें, तो प्रकृति भी अपना एक भयानक रूप दिखाती है। और ऐसा हम आज के दौर में काफ़ी जगह और देख भी रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रकृति से छेड़खानी ना करें, साथ ही साथ इन चीज़ों को बनाए रखें, देखते रहें। आपकी जागरूकता, हम सबकी जागरूकता, शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में आप सभी भावी शिक्षक होने जाएंगे, तो आप सभी को पर्यावरण का विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। आज के वीडियो में हमने जाना कि पर्यावरण की अवधारणाएं क्या होती हैं। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दें कि पर्यावरण की 4 अवधारणा हैं। नियतिवादी अवधारणा, जिसमें प्रकृति को श्रेष्ठ और मनुष्य को गौण बताया गया है। और दूसरी अवधारणा संभववादी अवधारणा, जिसमें मनुष्य को श्रेष्ठ और प्रकृति को गौण बताया गया है। तीसरी अवधारणा नवनियतिवादी अवधारणा, जिसमें ना तो मनुष्य को श्रेष्ठ ना प्रकृति को श्रेष्ठ, यानी दोनों ही अवधारणाओं को अस्वीकार किया गया है, बल्कि कहा गया है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन अगर प्रकृति मनुष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो जो प्रकृति के साथ छेड़खानी की जा रही है उसको बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को पर्यावरण और प्रकृति के अनुसार हो जाना चाहिए। बल्कि चौथी जो अवधारणा है पारिस्थितिकी अवधारणा, उसमें प्रकृति को श्रेष्ठ तो माना है, लेकिन मनुष्य को गौण नहीं माना है, बल्कि मनुष्य को प्रकृति का ही अंग मान लिया गया है। और कहा गया है कि प्रकृति स्वयं मनुष्य को परिवर्तन करने का अवसर देती है, मौका देती है, तभी मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर पाता है, अन्यथा नहीं। थैंक यू दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें आप पर्यावरण की अवधारणाएं पढ़ चुके हैं। आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।